हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज जो एक्सप्लेन करेंगे वो हमारा पॉलिटी का 1.2 है। 1.1 हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, जिसमें हमारा वो न्यायिक सक्रियता और न्यायिक अतिक्रमण में डिफरेंस वगैरह दिया हुआ था। ठीक है, तो 1.2 में देखिए क्या है। हाल ही में जो भारत में है उसमें गैर सरकारी जितने भी संगठन हैं, जो एनजीओज़ हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उनका विनिमय किया गया। मतलब उन पे एक रेगुलेटरी जो बॉडी थी उसके जो दिशा निर्देश थे उनको और सख्त किया गया है। ठीक है, तो हाल ही में जो हमारी होम मिनिस्ट्री है उसने जो भी एनजीओज़ हैं उसके द्वारा जो प्राप्त धन है उस पर निगरानी और भी सख्त कर दी है। ठीक है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, गृह मंत्रालय, उसने जो भी दिशा निर्देश थे उसके अंतर्गत उसके लिए एक चार्टर, मतलब एक तरह से एक अनुक्रमण का मतलब एक पुस्तक जिसके अंदर लाइन वाइज जो है चार्टर जिन्हें बोला गया वो प्रस्तुत की गई है। इसके पीछे जो उद्देश्य है वो क्या है, जितने भी हमारे एनजीओज़ हैं और जो बैंक संशोधित विदेशी अभिदय अभिदय मतलब जो भी उनमें फंड आता है या अंशदान आता है, वो अधिनियम 2010 जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट 2010 FCRA है, उसके नए प्रावधानों का इसमें अनुपालन सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, अगर हम एनजीओ की बात करें तो ये कैसे काम करता है, जो भी इसके अंदर पैसा आता है वो सोशल और एनवायरमेंटल डेवलपमेंट में लगाया जाता है। ठीक है, ब्रॉडनिंग गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, मतलब जो गवर्नमेंट के पास पैसा है उसमें इससे बढ़ोतरी होती है। उसके अलावा मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड रेगुलेशन। ठीक है, इसके अंतर्गत जो भी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होगी और जो रेगुलेशन होगा उसको मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो भी कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट होगा, मतलब जो एक तरह से संघर्ष कह सकते हैं ना, आपस में विवाद होता है, ठीक है, उसको इसमें रिजॉल्व किया जाएगा, लाइक इन द इंटरनेशनल एरिना ट्रैक डिप्लोमेसी। ठीक है, तो इसके बाद इसके अंतर्गत क्या बताया गया, जो बैंकों के लिए चार्टर है उसमें यह प्रावधान दिया गया है कि जो भी एनजीओज होंगे उसके द्वारा किसी भी जो विदेशी स्रोत से भारतीय रुपये में प्राप्त जो भी दान होगा, ठीक है, बाहर से जो भी भारत में पैसा आया होगा, भले ही वह स्रोत ऐसे दान के समय भारत में स्थित हो, उसको विदेशी अभिदाय इसके रूप में माना जाएगा। ठीक है, बाहर से कोई भी पैसा अगर आ रहा है तो उसे विदेशी अंशदान मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन इसके रूप में इसे माना जाएगा। इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान किया गया कि जो भी विदेशी अभिदाय होगा, जो हमारा अंशदान या फंड होगा, केवल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से ही प्राप्त होगा। ठीक है, जो भी बाहर से जो पैसा आएगा वो सिर्फ बैंकों के माध्यम से ही भारत में एंटर करेगा और किसी भी माध्यम से एंटर नहीं होगा। और जो भी एनजीओज होंगे या बैंक द्वारा किए गए किसी भी प्रकार का उल्लंघन होगा, वो जो FCRA है उसके दंडात्मक प्रावधानों को इसके अंतर्गत लागू किया जा सकेगा। ठीक है, उसके बाद एनजीओ और उसके महत्व की अगर बात करें तो एनजीओ को जो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, उसके द्वारा एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में इसे परिभाषित किया गया है। जो एनजीओ है वो करता क्या है, पीड़ितों को राहत प्रदान करना, निर्धनों के हितों को प्रोत्साहित करने, पर्यावरण की रक्षा करता है, बुनियादी सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है, यह सामुदायिक विकास हेतु विभिन्न गतिविधियों का इसके अंतर्गत संचालन किया जाता है। ठीक है, ये संगठन क्या होता है, सरकार का हिस्सा नहीं होते हैं और पर इन्हें विधिक दर्जा प्राप्त है। मतलब अगर इसके कोई भी अगर कानूनी कार्रवाई इसके ऊपर हम कर सकते हैं। विधिक दर्जा के अंतर्गत मतलब ये होता है कि अगर ये किसी भी चीज़ का उल्लंघन करेगा तो इसके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। और ये ट्रस्ट मतलब न्यास सोसाइटी या प्राइवेट लिमिटेड गैर लाभकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत होते हैं। ठीक है, सरकारी नहीं होते, मतलब ये प्राइवेट लिमिटेड में पंजीकृत होते हैं। संवैधानिक रूप से जो भी गैर सरकारी संगठन है वो निम्नलिखित प्रावधानों द्वारा समर्थित होते हैं। जैसे कि पहला हमारा 19 का 1C मतलब एसोसिएशन के गठन का अधिकार, जो हमने 19 में जो 6 वो पढ़े थे ना मूल अधिकार, उनमें से एक होता है एसोसिएशन, मतलब संघों के गठन का इसमें अधिकार होता है। उसके बाद अनुच्छेद 43 भी सहकारी सोसाइटी को इसमें बढ़ावा देता है। उसके अलावा जो भी समवर्ती सूची होंगी, मतलब जो केंद्र और राज्य आपस में जो मिलके बनाते हैं सूची, वो समवर्ती सूची होती है। उसमें धर्मार्थ संस्थानों, धार्मिक जो विन्यास होंगे, रिलीजियस एंडोवमेंट्स और धार्मिक संस्थानों, इसका उल्लेख इसके अंतर्गत किया गया है। ठीक है, जितने भी एनजीओज होंगे उसको विनियमित करने की आवश्यकता है। क्यों? विदेशी जो धन है उसके दुरुपयोग पर निगरानी रखने के लिए। ठीक है, जो बाहर से पैसा आ रहा है उसका मिसयूज़ ना हो। सरकारें विदेशी धन के दुरुपयोग पर निगरानी रखने का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि यदि इस पर निगरानी नहीं रखी गई तो यह देश की संप्रभुता में बाधक हो सकता है। ठीक है, मतलब इससे जो फंडिंग है वो गलत डायरेक्शन में ना चल जाए, है ना, जैसे हमारा टेररिज्म हो गया, इस टाइप के जो भी नेगेटिव काम होंगे इनमें पैसा न लग जाए, या फिर जो राजनीतिक जैसे वो करते हैं ना, जो अपने प्रचार करते हैं पार्टियों का, है ना, इन चीज़ों में पैसा जो है यूज़ ना हो इसका।
ऐसे विदेशी धन का उपयोग भारत में नीति और राजनीतिक संवाद को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, इसी कारण से जो सरकार है उसने FCR है, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट है, उसके तहत पंजीकृत जो भी 14,500 NGOs थे उस पर विदेशी धन प्राप्त करने से प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद गैर अनुपालन, मतलब जो भी NGOs हैं वो सरकार के नियमों एवं विनियमों का ठीक से पालन नहीं करते हैं। 10% से जो कम NGO हैं उन्होंने ही नियमों का सिर्फ अनुपालन किया है। 90% से अधिक जो NGO हैं अपने जो बैलेंस शीट होते हैं, मतलब कितना पैसा आया कितना गया, वो प्रस्तुत नहीं करते हैं। ठीक है, उन्हें अपने वित्तीय विवरण जो है रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी इसके समक्ष प्रस्तुत करने होते हैं, किंतु NGO ऐसा करने में विफल रहे हैं। मतलब सबमिट ही नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद विकास परियोजनाओं में बाधक होने का भी इन पर आरोप है। जो इंटेलिजेंस ब्यूरो उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार जो ग्रीन पीस, मतलब ये NGO का नाम है ग्रीन पीस, कॉर्डेड और एमनेस्टी, ऐसे NGO पश्चिमी सरकारों की विदेश नीति से संबंध हितों के लिए उपकरण के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, उन पर जो भारत में आंदोलन है करने तथा इसे बढ़ावा देने और विकास परियोजना में बाधा उत्पन्न करने का भी इन पर आरोप है, जिससे भारत की जो GDP है वो 2 से 3% प्रतिवर्ष इसकी हानि होती है। ठीक है, उसके बाद धार्मिक और सांस्कृतिक अतिक्रमण भी करते हैं ये, मतलब अनेक NGO ऐसे हैं इन पर जो आरोप है कि वे अधिकांशतः लोगों की परंपराओं और संस्कृति है उसका अतिक्रमण करने के साथ साथ विदेशी मतों को थोपने, निहित स्वार्थों को प्रोत्साहित करने और जो धर्म परिवर्तन है, ठीक है, ये आपने सुना भी होगा देखा भी होगा, उसको बढ़ावा देने के लिए अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हैं। ठीक है, भारत सरकार ने धार्मिक रूपांतरण या धर्म परिवर्तन इसके आरोप के कारण जो कंपैशन इंटरनेशनल, ये USA की काफ़ी बड़ी जो NGO है जो भारत में दान देती है, उस पर किसी भी बिना अनुमति के भारतीय NGO के वित्त पोषण है जो उस पर रोक लगा दी। ठीक है, जो मतलब उससे पैसा आता था उस पर रोक लगा दी है। ठीक है, भारत में जो NGOs हैं उनके विनियमन के बारे में प्रावधान जो रेगुलेट करते हैं उसके जो प्रावधान है, सबसे पहला है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA 1999, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA जिसे बोलते हैं। कुछ जो NGO हैं FEMA के तहत पंजीकृत हैं। ये NGO भारत में विभिन्न संगठनों को विदेशी धन जो है वितरित करते हैं। ठीक है, FEMA को जो वित्त मंत्रालय है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा विनियमित किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। इसे बाह्य व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा से संबंधित जो भी कानून है उसको समेकित करना और उसे संशोधित करना। ठीक है, इसके लिए इसे प्रस्तुत किया गया था। हालांकि जो NGO है उसको दान की गई विदेशी निधियां जो हैं उसकी निगरानी के लिए होम मिनिस्ट्री के जो गृह मंत्रालय उसके अंतर्गत FCRA नामक एक पृथक कानून मौजूद है पहले से ही। जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट है वो पहले से ही मौजूद है, फिर भी इसको जो है लाया गया था। ठीक है, उसके अलावा जो विदेशी अभिदय जो हमारा फंड है, अंशदान है, अधिनियम 2010 FCRA, भारत में जो भी स्वैच्छिक संगठन द्वारा प्राप्त विदेशी वित्त पोषण है उसको FCRA के तहत रेगुलेट मतलब विनियमित किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके जो भी प्राप्त करता है उसने धन का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया या मतलब पैसा लिया और कुछ और उसमें उसने लगा दिया। ठीक है, जिसके लिए उसने जो अंशदान था वो प्राप्त किया था। यह क्या करता है, व्यक्तियों या संगठनों द्वारा विदेशी जो अंशदान है उसकी स्वीकृति और उपयोग को विनियमित करने के लिए कानून को इसमें समेकित करता है। ठीक है, FCRA जो 2020 है उसके अंतर्गत नए नियमों में NGO के जो विनियमन है उसके संबंध में निम्नलिखित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, जो 2020 में पास हुआ है। सबसे पहला यह है, एक NGO से किसी दूसरे NGO में जो है धन का हस्तांतरण इसमें रोक लगाई गई है। ठीक है, मतलब ये होगा ना जैसे बाहर से किसी ने अंशदान दिया उसके बाद जो उसकी खुद की कंपनी होगी वो उसमें ट्रांसफ़र कर लेगा इसे, तो इस पर जो है रोक लगाई गई है। विदेशी धन के माध्यम से होने वाला जो NGO के प्रशासनिक खर्च है, ठीक है, NGO के जो रेगुलेट कर देंगे उसमें भी प्रशासनिक खर्च होगा उसके अंदर, तो उसके लिए किए जाने वाले व्यय को जो है 50 से 20% कर दिया गया है। ठीक है, अर्थात अब कुल विदेशी जो धन है उसके 20% को ही प्रशासनिक खर्चों के लिए इसमें व्यय किया जाएगा। पंजीकरण के लिए जो आधार कार्ड है उसको अनिवार्य किया गया है। ठीक है, कोई भी कंपनी को जब बनाते हैं तो उसको पहले पंजीकृत करवाते हैं, तो उसके लिए
आधार कार्ड अनिवार्य किया गया है। जबकि किसी विदेशी व्यक्ति के मामले में पहचान के लिए पासपोर्ट या प्रवासी भारतीय अर्थात नागरिक अर्थात जो OCI हमने पिछले जनवरी में पढ़ा था ना 2020 की, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, उस कार्ड की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी, कॉपी मतलब, ठीक है। विदेशी अभिधाय को केवल SBI, जिसकी शाखा कहाँ पे है, सिर्फ नई दिल्ली में है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा, ठीक है। इसे FCRA अकाउंट के रूप में निर्दिष्ट खाते में ही प्राप्त किया जाना चाहिए। उसके बाद नियम 9 में नवीन अंत्यस्थापन, यह विदेशी अभिधाय प्राप्त करने के लिए पंजीकृत या पूर्व अनुमति प्राप्त करने से संबंधित है, ठीक है। इसमें जो भी नवीन अंत्यस्थापन होगा, इंसर्शन होगा, मतलब जो नए नाम ऐड होंगे, उससे जो विदेशी अभिधाय का उपयोग है NGO के लिए जटिल व बोझिल इससे हो जाएगा। उसके बाद आधिकारिक मान्यता या फिर प्रत्यायन, ठीक है। भारत सरकार से धन प्राप्त करने के जो भी इच्छुक NGO होंगे उसके पंजीकरण और प्रत्यायन के उद्देश्य से जो नीति आयोग है ना, वो एक नोडल एजेंसी की तरह काम करेगा इसके मामले में। मतलब जो भी NGO होंगे, नोडल एजेंसी होता है मतलब एकमात्र, ठीक है। तो इसके जो भी हमारा आधिकारिक मान्यता इससे प्राप्त होगी या फिर पंजीकरण होगा, तो उसके लिए एकमात्र एजेंसी क्या होगी, नीति आयोग होगी, ठीक है। NGO से संबंधित सूचनाओं के प्रबंधन और प्रसार के लिए जो भी डेटाबेस सिस्टम होगा, उसके रखरखाव का कार्य भी क्या करेगा, कौन करेगा, नीति आयोग ही करेगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा एक्ट है, बॉम्बे दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1948, ठीक है। इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी पंजीकृत NGO होंगे उनको अपने कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन जो मिनिमम वेजेस होते हैं ना, कम से कम जो वेतन होगा, मतलब इतना देती हैं, तो वो देना होगा, भले उनकी संख्या कुछ भी हो कर्मचारियों की, ठीक है। इसके अलावा RTI एक्ट 2005 सरकार से पर्याप्त वित्त पोषण प्राप्त करने वाले जो भी NGO होंगे वो RTI अधिनियम के अंतर्गत जनता को जानकारी व सूचना देने के लिए बाध्य हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा जो NGO है उनके द्वारा भी सामना किए जाने वाले कुछ मुद्दे होंगे, मतलब इतनी सारी गाइडलाइंस है तो वो भी कुछ ना कुछ सामना तो करेंगी। तो पहला क्या है, निधियों तक पहुंच में बाधा, ठीक है। इन नियमों में के लागू होने से क्या होगा, जो नए NGO होंगे जो NGO होंगे वो विदेशी धन का उपयोग करने में सक्षम नहीं होंगे, है ना। मतलब पुनरानुदान, मतलब जो एक NGO से दूसरे में पहले क्या करते थे, वो ट्रांसफ़र करके ले लेते थे, ठीक है, उस पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया, तो उसकी वजह से वो जो है विदेशी धन का उपयोग करने में सक्षम डायरेक्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त सरकार से प्राप्त होने वाले जो धन है उस पर भी बढ़ती निर्भरता, मतलब जो सरकार से NGO जो धन प्राप्त कर रहे थे उससे वो सरकार के विरुद्ध मत प्रकट करने के लिए जो NGO है उसकी तत्परता क्या होगी, कम होगी। उसके अलावा विस्तार पर भी इससे प्रतिबंध होगा। गैर सरकारी संगठनों द्वारा स्वयं के प्रशासन पर व्यय की जा सकने वाली राशि जो है 50 से 20% हो चुकी है, ठीक है। खुद ही क्या जो उनकी रेगुलेटरी बॉडी होगी उस पर जो है अब वो 20% बस खर्च करेंगे। इससे क्या होगा, कई छोटे जो NGO होंगे पर्याप्त संख्या में जो उनमें कर्मचारी होंगे उनकी भर्ती नहीं करेंगे, कुछ विशेषज्ञ होंगे उनको नियुक्त नहीं करेंगे, अपने विकास के लिए आवश्यक रणनीतियों को लागू करने में वो सक्षम नहीं होंगे, ठीक है। लेन देन की बढ़ी हुई लागत और दूरी, मतलब जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली चला गया तो कई ऐसे NGO होंगे उनके लिए 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर होगा, है ना, तो उनकी लागत क्या होगी, इससे बढ़ जाएगी। उसके अलावा उसमें उन्हें खाता भी खुलवाना होगा, ठीक है। समाज कल्याण की योजनाओं के लाभ वितरण में बाधा, जो नए FCRA नियम है उसके चलते जो NGO होंगे उनका जो रेगुलेटरी होगी अधिक कठोर हो जाएगा, जिसके कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण इनके क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं के लाभ वितरण में जो है समस्याएं आएंगी। NGO का प्रत्यायन, ठीक है, जो राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद था उसके लिए यह एक अंतर करना बहुत कठिन हो जाएगा कि कोई संगठन किसी सकारात्मक उद्देश्य के लिए काम करना चाहता है या केवल सरकारी अनुदान प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। मतलब जैसे प्रत्यायन में क्या होता है, आधिकारिक मान्यता प्राप्त हो जाती है किसी भी NGO को, है ना, तो उसके बाद हम उससे ये पता नहीं चल पाएगा, आधिकारिक मान्यता तो ले ली NGO ने, पर कि उसका उद्देश्य क्या है, पॉजिटिव है या फिर सिर्फ वो अंशदान लेने के लिए जो है वो NGOs ने ओपन किया है, ठीक है। आगे की राह क्या होगी, गैर सरकारी संगठन द्वारा जो नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जो शिक्षाविदों, सक्रियवादियों, एक्टिविस्ट होंगे, सेवानिवृत्त नौकरशाह होंगे, इनसे युक्त एक राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद उसकी स्थापना करनी होगी, ठीक है।
जो इन्हें आधिकारिक मान्यता प्रदान करेगा, जितने भी एनजीओ हैं। सामाजिक कल्याण से संबंधित योजना के क्रियान्वयन में बाधा डालने की बजाय कुशलतापूर्वक उन योजनाओं के लाभ वितरित करने के लिए सरकार और गैर सरकारी संगठनों के बीच बेहतर समन्वय होना चाहिए। प्रभावी तरीके से कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जो भी एनजीओ हैं उनके नियमों की भूमिका न्यायोचित, पारदर्शी और गैर पक्षपाती तथा राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होनी चाहिए। इससे जनता में जो उनका नियामक और गैर सरकारी संगठन है दोनों के प्रति विश्वसनीयता में वृद्धि हो सकेगी। FCRA नियम 2020 के बारे में अधिक विवरण के लिए अक्टूबर 2020 की समसामयिकी में विदेशी अभिदाय संशोधन अधिनियम 2020 से संबंधित लेख देखें। ठीक है, आप पे टाइम हो तो उसे देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अगला टॉपिक है बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों का विनियमन। ठीक है, रेगुलेशन करना उन पे। तो बड़ी कंपनियों में जैसे कि फेसबुक, गूगल जैसी जो बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियां हैं उन पर उनके द्वारा जो भी एकाधिकार शक्ति के दुरुपयोग के कारण इन पर संपूर्ण विश्व में जांच चल रही है। ठीक है, एकाधिकार मतलब एक तरह से मोनोपोली कर रही है ये। ठीक है, तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है, ज्ञातव्य है कि जो अनेक बड़ी कंपनियां, प्रौद्योगिकी कंपनियां हैं जिनकी शुरुआत मैक्सिमम यूएसए में हुई है और उन्होंने अपनी एक वैश्विक उपस्थिति दर्ज कर चुकी है वो कंपनियां। ठीक है, वे सतत रूप से ऐसे बाजारों में अपनी उपस्थिति पर विस्तार करने का प्रयास कर रही हैं जहां वर्तमान में अन्य कंपनियों ने प्रवेश नहीं किया है। ठीक है, तो ऐसे में प्रौद्योगिकी बाजार में अपने प्रभुत्व के कारण बड़ी तकनीकी कंपनियां न केवल अर्थव्यवस्था बल्कि समाज को भी प्रभावित कर रही है। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे कि भारत का जैसे काफ़ी लॉस हुआ है, इंटरनेट जो उन्होंने बंद रखा है। ठीक है, तो इससे जो है अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि समाज को भी ये प्रभावित कर रही हैं। तो इंटरनेट मतलब जो भारत ने बंद किया उसकी वजह से काफ़ी पैसे का लॉस हुआ है। ठीक है, तो इसलिए अर्थव्यवस्था, तो आगे देखेंगे ये कंपनी हमारे समाज के जो प्रगति पथ है उसको आकार दे रही है। ठीक है, शेप दे रही है उसे। तो इसके अंतर्गत एक लॉ आता है एंटी ट्रस्ट लॉ, एकाधिकार रोधी कानून। ये क्या होता है, मतलब ये कानून ऐसे कानून होते हैं जो कीमत को अनुचित तरीके से नियंत्रित करने का या एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास करने वाली कंपनियों को एक साथ काम करने से रोकती है। ठीक है, तो जैसे कि अब ये एकाधिकार स्थापित कर रहे हैं तो ये एंटी ट्रस्ट लॉ के द्वारा इन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अगर भारत की बात करें तो भारत में जो एकाधिकार रोधी कानून है, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 कंपटीशन एक्ट पूरी तरह से वर्ष 2009 में जो है लागू किया गया था। इसने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 इसको प्रतिस्थापित किया था। मतलब नहीं, इसकी जगह आया था 1969 की जगह 2009 में आया था। ठीक है, प्रतिस्पर्धी अधिनियम। इसके अंतर्गत किसी भी ऐसी आर्थिक गतिविधि की निगरानी करता है ये जो बाजार के भीतर जो प्रतिस्पर्धा होती है उस पर एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास कर रही हो। इसका उद्देश्य क्या है, जो भी हमारे उपभोक्ता हैं और जो लघु उद्यम है उनकी रक्षा करना और व्यापार की स्वतंत्रता इसमें सुनिश्चित करना। ठीक है, देश में जो भी प्रतिस्पर्धी विरोधी गतिविधि है उसको विनियमित मतलब उस पर रेगुलेट करने के लिए 2002 के अधिनियम के तहत जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है उसकी स्थापना इसमें की गई थी। ठीक है, देखिए हाल ही में हमने जब करंट अफेयर पढ़े थे तो इसके ऊपर हेट स्पीच के ऊपर काफ़ी आर्टिकल जो है आए थे, है ना। तो हाल ही के दिनों में इन प्रमुख इंटरनेट प्लेटफॉर्म द्वारा जो हेट स्पीच है, घृणा वाक है, उसके प्रसार, उसका दुष्प्रचार, उसके षड्यंत्रकारी गतिविधियों, इसके कई प्रमाण जो है प्राप्त हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, इससे जो विभिन्न एकाधिकार रोधी जो एंटी ट्रस्ट मामले हैं वो सामने आए हैं और उनके विरुद्ध जो है जांच अब की जा रही है। यह घटनाक्रम क्या है, इन उभरती हुई प्रणाली में जो बड़ी तकनीकी कंपनियां हैं उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु उनकी भूमिका का निर्धारण और विनियमन की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। अगर बड़ी प्रौद्योगिकी अर्थात बिग टैंक कंपनियां बोलते हैं, ठीक है, इसके द्वारा समाज में निभाई जाने वाली भूमिका एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, सकारात्मक और नकारात्मक। तो अगर सकारात्मक की बात करें तो जैसे कि आर्टिकल जो 19 है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमें वो देता है। ठीक है, बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियां नागरिकों को आपस में जुड़ने, स्वयं को अभिव्यक्त करने, सूचना प्राप्त करने और मनोरंजन का उपभोग करने के लिए शक्तिशाली प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। उल्लेखनीय है कि जो हमारा फेसबुक है, व्हाट्सएप है जैसी सोशल मीडिया कंपनियों ने संचार का लोकतांत्रिकरण
किया है, ठीक है। लोकतांत्रिकरण मतलब एक तरह से आपको फ्रीनेस दी गई है इसके अंतर्गत, है ना। जैसे आप सरकार को चुनते हैं, लोकतंत्र देश है, ठीक है, ऐसी संचार का भी एक लोकतांत्रिकरण इसमें किया गया है। इससे जो जनता की राय है उसको प्रभावित करने के संबंध में पारंपरिक मीडिया की भूमिका या शक्ति को कमज़ोर किया गया है, ठीक है। काफ़ी मतलब अगर इसको आप देखें यहाँ इस पैराग्राफ को, तो ये ऐसे में भी फिट बैठ रहा है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी दे दें तो उसमें भी फिट बैठेगा, है ना। तो इसको देख के आप इस पैराग्राफ को अच्छी तरह से मतलब दिमाग में बैठा लीजिएगा, इस एडिटोरियल को, ठीक है। उसके बाद ये हमें क्या करता है, डोर स्टेप सेवाएं देता है। जैसे लॉकडाउन हो गया था, आपको मेडिसिन वगैरह चाहिए थी, तो घर पे बैठे बैठे ये प्रोवाइड कर रहा था, है ना। कुछ टाइम के लिए बंद रहा, फिर जो है देने लग गया था। बिग टेक कंपनियां जो है वस्तुओं, सेवाओं और मनोरंजन इसकी एक असाधारण श्रेणी की डोर स्टेप डिलीवरी उपलब्ध करवाती है। इन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान भी आधुनिक जीवनचर्या को संभव बना दिया था, है ना। उसके अलावा प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवाचार मतलब इनोवेशन। बिग टेक कंपनियां जो है प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग करती है और आवश्यकता के अनुसार जो इसमें इनोवेशन होगा, नवाचार होगा, वो उपलब्ध कराती है, जिससे जो भी उपभोक्ता होते हैं उसके लिए विविधीकरण और दक्षता, ये दोनों क्या होता है, संभव हो पाता है। उदाहरण, वित्तीय सेवाओं का डिजिटलीकरण। जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया या मोबाइल में रिचार्ज करना हो गया ना, तो वित्तीय सेवाओं का इसमें डिजिटलीकरण, पैसे भी ट्रांसफ़र कर देते बैंक टू बैंक। उसके बाद अगर नेगेटिव पॉइंट की बात करें, सबसे पहले जवाबदेही रहित शक्ति, मतलब किसी को कोई जवाब नहीं देना, किसी के पैसे, मान लीजिए अगर जैसे बैंक से पैसे निकाल लिए जाएँ, कुछ भी अगर ऑनलाइन हमारे साथ कुछ भी गलत होता है, तो इसके लिए कोई भी जवाबदेही रहित शक्ति इन्हें दी गई है। बिग टेक कंपनियाँ जो होती है बिना किसी जवाबदेही के मीडिया और आर्थिक व्यवस्था को नियंत्रित करने वाली विशाल एवं अनियमित शक्ति का संग्रह कर रही हैं। आप जाके सोशल मीडिया पे कुछ भी लिख दीजिए, हालांकि ये है कि इंडिया में अगर सरकार की नज़रों में आ जाए तो उस पर कार्रवाई हो जाती है, पर फिर भी आप एक तरह से क्या बोलते हैं, फ्री है, अनियमित शक्ति है। उदाहरणार्थ बिग टेक कंपनियों पर अमेरिका और यूरोप में चुनावों को प्रभावित करने के लिए आरोप लगाए गए थे, ठीक है। जो ट्रम्प, जो बाइडेन आ गए उसके लिए, और जो यूरोप में जो चुनाव हुए उसको प्रभावित करने के इस पर आरोप लगाए जा चुके हैं। उसके बाद प्रतिस्पर्धा रोधी व्यवहार। ई कॉमर्स क्षेत्र की जो बिग टेक कंपनी है उसके द्वारा कुछ व्यापारियों और उनके जो ब्रांड होते हैं उसके अंतर्गत उत्पादों के पक्ष में जो मूल्य निर्धारण है और जो प्रचार के संबंध में किए गए निर्णय है, उससे लाखों छोटे व्यापारियों को हानि हो रही है ना। जैसे आप ऑनलाइन कुछ भी सामान मंगा रहे हैं, मान लीजिए मेडिसिन मंगा रहे हैं, मोबाइल मंगा रहे हैं ना, तो उसके जो लाखों छोटे व्यापारी होंगे जो सालों से बिजनेस ये कर रहे होंगे, ठीक है, मेडिसिन शॉप है जो भी है, तो उनको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है इससे बहुत ज़्यादा। और इसमें कोई कंपटीशन भी नहीं है, वो कितनी भी अच्छी दुकान बना ले, आप ये तो है नहीं उसके पास जाके लेंगे, आप ऑनलाइन ले रहे हैं तो ऑनलाइन ही लेंगे। तो इससे प्रतिस्पर्धा रोधी व्यवहार इससे शो हो रहा है, ठीक है। इससे छोटे आकार की तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों का अधिग्रहण भी हो सकता है। इस प्रकार उन्हें स्वयं को स्थापित करने का अवसर प्राप्त होने से पहले ही उनके लिए प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब ये क्या करेंगे, जो छोटे कंपनी होंगे उनका अधिग्रहण, उनको जो है खरीद लेंगे। उदाहरणार्थ देखें तो फेसबुक द्वारा जो व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम है उसको खरीद लिया गया, ठीक है। सार्वजनिक व्यवहार को भड़काना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, उसको नियंत्रित करने वाली जो बिग टेक कंपनियां, उसके पास देश अथवा समाज में प्रचलित मुद्दों में इच्छानुसार परिवर्तन करने, वैमनस्य फैलाने वाले भाषण, जो हेट स्पीच होती है उसका प्रचार करने, दुष्प्रचार आदि फैलाने की क्षमता होती है, और इसलिए ये लोगों के व्यवहार को जो है उत्तेजित भी कर सकती हैं। इन कंपनियों की यह क्षमता घृणा फैलाने और हिंसा भड़काने वाली एक खतरनाक शक्ति से कई गुना जो है इसमें वृद्धि हो जाती है। उदाहरण के लिए हाल ही में जो केंद्र को जो फार्मर जेनोसाइड है, मतलब जो नरसंहार होता है एक तरह से, किसानों का नरसंहार, हैशटैग वाले ट्वीट के लिए ट्विटर को नोटिस जारी करना पड़ा था, ठीक है। उसके बाद साइबर अपराध, जो पैसे वगैरह निकाल लेते हैं ना बैंक वगैरह से, इंटरनेट और उसका प्रभावी रूप से उपयोग करने वाली बिग टेक जो कंपनियां, उसके पास संभावित हानिकारक कंटेंट और साइबर अपराध जैसे अफवाहें, भड़काऊ और उत्तेजक संदेश, चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है जो उसके प्रसारित करने की क्षमता होती है, ठीक है। उसके बाद गोपनीयता का उल्लंघन, जो डाटा होता है वो हमारा वो डायरेक्ट, जैसे हम गूगल पे लॉगिन वगैरह करते हैं तो वो
चला जाता उनके पास, ठीक है। डेटा गोपनीयता कानूनों की अनुपस्थिति में उपयोगकर्ताओं से सार्थक सहमति प्राप्त किए बिना ही उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत डेटा का इन प्लेटफॉर्म पर दोहन किया जाता है, ठीक है। बिग टेक कंपनियों द्वारा निभाई जाने वाली उपयुक्त नकारात्मक भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए इन सभी उभरती हुई बड़ी तकनीकी कंपनियों को विनियमित करने के लिए हमारे वर्तमान विधिक और तकनीकी ढांचे को विकसित करना इसे आवश्यक है। उसके अलावा बिग टेक कंपनियों के जो रेगुलेटरी संबंधित मुद्दे हैं, जो उनको विनियमित मतलब कंट्रोल करने वाले मुद्दे हैं। सबसे पहले वैश्विक स्तर पर विनियमन में समन्वय का अभाव। जो बिग टेक कंपनी है उसकी जो भौगोलिक पहुंच है वो अत्यधिक व्यापक है। मतलब जैसे आप यूट्यूब या फेसबुक है, उनकी भौगोलिक मैक्सिमम देशों में ये जो है फैला हुआ है, ठीक है। तो इनकी भौगोलिक जो पहुंच है वो अत्यधिक व्यापक है। इसके बावजूद वैश्विक स्तर पर देशों की विभिन्न प्राथमिकताओं को समायोजित करने, अंतर्देशीय समन्वय का समर्थन करने और बिग टेक कंपनियों के संबंध में विनियामकीय विषमता के जोखिम को कम करने के लिए कोई वैश्विक निगरानी और विनियामक ढांचा नहीं है ना। जैसे बहुत सारे देशों को मिला के हमने यूएन बना दिया, इस टाइप से कुछ होना चाहिए था इसके ऊपर भी, ठीक है। उसके अलावा जो टैक्स अवॉइडेंस है, कर परिहार, करों के भुगतान से बचने के लिए जो बिग टेक कंपनियां हैं, आधार शरण, लाभ स्थानांतरण, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, ये पढ़ा था ना हमने करंट अफेयर में। मतलब कंपनियां क्या करती है, जैसे भारत में आके बिजनेस किया, जब टैक्स पे करने का टाइम होता है, यहाँ का उन्होंने रॉ मटेरियल सस्ता वाला यूज़ कर लिया, टैक्स पे करने का होता है तो हमने जैसे पढ़ा था कि आयरलैंड को जो टैक्स जितने भी वो करते हैं, मैक्सिमम लोग आयरलैंड जैसे चले जाते हैं, कुछ देशों में जाके वहाँ पे टैक्स क्या होता है, सस्ता होता है, तो वहाँ पे जाके टैक्स पे कर देते हैं, ठीक है। एक तरह से कर की चोरी होगी टैक्स की, तो ये होता है BEPS। इसके नियमों में निहित कमियों और असंतुलन या बेमेल को लाभ उठा रही हैं, ठीक है। ज्ञातव्य है कि इसी कमी को दूर करने के लिए जो भारत सरकार है उसने अनिवासी कंपनियां, मतलब जो यहाँ पे जिनका परमानेंट यहाँ पे वो पंजीकरण नहीं हुआ है, उनके द्वारा किए जाने वाले जो डिजिटल लेन देन है तथा ऑनलाइन विज्ञापन है, उस पर कर आरोपित करने हेतु जो समकारी लेवी, इसको अधिरोपित किया है, ठीक है। इसको अभी हम आगे देखेंगे क्या होता है ये। डेटा गोपनीयता कानून की अनुपस्थिति, ये पढ़ के तो बिल्कुल मतलब इतनी बार पढ़ लिया होगा ना ये कि भारत में कोई भी कानून नहीं है इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं अभी आगे आगे क्या है। तो देखिए समकारी लेवी क्या है, जो मतलब एक तरह से जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनसे राजस्व या धन एकत्र करना, ठीक है। तो इसके माध्यम से जो भारत सरकार है उन व्यवसायों पर करों का आरोपण करती है जो अपने डिजिटल संचालन के माध्यम से भारतीय बाजार से धन राजस्व एकत्र करते हैं, ठीक है। उससे भारत क्या सरकार क्या करती है, टैक्स कलेक्ट करती है, कर एकत्र करती है, ठीक है। भारत में वर्ष 2016 में जो है 6% की दर से समकारी लेवी की शुरुआत की गई थी 2016 से। यह लेवी ऑनलाइन विज्ञापन के लिए जो स्पेस यूज़ होगा, स्थान उपलब्ध कराने और संबंधित सेवाएं प्रदान करने वाली वैसी अनिवासी सेवा प्रदाता कंपनियां, ठीक है, जो मतलब यहाँ पे पंजीकृत नहीं है, ऐसी अनिवासी सेवा प्रदाता कंपनियों पर आरोपित की गई जो भारतीय निवासी जो व्यवसाय या पेशे में लिप्त कंपनियों से अपना राजस्व एकत्र करती हैं, ठीक है। उसके बाद जो इनके रेगुलेटरी के मुद्दे क्या थे, और डेटा पर संप्रभु नियंत्रण की अनुपस्थिति, ठीक है। चूँकि जो बिग टेक कंपनियां हैं वो बिना किसी बाधा के अपना मतलब यहाँ एक देश से डाटा इकट्ठा करती है और दूसरे देश में उसे स्टोर कर लेती है, ठीक है। इसलिए ऐसे डेटा का नियंत्रण स्थापित करना तथा किसी प्रकार का दावा करना कठिन हो जाता है। ज्ञातव्य है कि जो बिग टेक कंपनियां उन्होंने ऐसे डेटा को संग्रहित या भंडारित करने के लिए संपूर्ण विश्व में कई स्थानों पर अपने सर्वर स्थापित किए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था डेटा स्थानीयकरण, मतलब अपने देश का डाटा अपने ही देश के अंदर स्टोर करना, ठीक है। इसके लिए आरबीआई ने डिजिटल भुगतान सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों को यह निर्देश जारी किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों में सृजित संपूर्ण डेटा 6 महीने की अवधि के भीतर भारत में ही एक प्रणाली के अंतर्गत जो है संग्रहित किया जाए, मतलब भारत में इसे स्टोर किया जाए। उसके अलावा विधिक चुनौतियाँ, भारत का वर्तमान विनियामक ढांचा जो बाजार है हिस्सेदारी की ऑफलाइन समझ के अनुसार निर्मित है। मैक्सिमम जो ढांचा है हमारा वो ऑफलाइन समझ के अनुसार ही हमारा जो मार्केट है वो निर्मित है।
ऐसे में वर्तमान जो विनियामक ढांचे हैं उसके कारण बिग टेक कंपनियों के डिजिटल व्यापार मॉडल का विनियमन इसमें कठिन हो जाता है। ठीक है, जिस चीज़ को हमें हमें क्या है, बेसिक नॉलेज है, मतलब ऑफलाइन जाके मार्केट खरीद लेना। ठीक है, तो हम ऐसे में इनको रेगुलेट करने के लिए हमें जो है कठिनाई होगी ऑनलाइन जितने भी हमारे मार्केट है। ठीक है, उसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 उसकी धारा 79(2) वर्तमान में ऑनलाइन मध्यस्थों को उनके प्लेटफॉर्म पर साझा किए गए किसी भी तृतीय जो पक्ष है उसके कंटेंट के लिए उत्तरदायित्व से छूट प्रदान की गई है। ठीक है, उसके अलावा आगे की रहा क्या है इसमें, त्वरित विनियमन, जल्दी से जल्दी मतलब इस पर रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाए। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जैसे नियामकों द्वारा बिग टेक कंपनियों की गहन जांच की जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद टैक्सेशन कराधान, मूल रूप से भारत में संचालित होने वाली जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं उसकी प्रकृति क्या है, लेन देन की मात्रा, उस पर आय, अन्य उपार्जन, उसके आधार पर उचित रूप से कर आरोपित किया जाना चाहिए। डाटा सुरक्षा उसके बाद, ठीक है, जो भी हमारा डाटा उसको सुरक्षित किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि डाटा को उचित रूप में स्थानीय स्तर पर भंडारित किया जाए, मतलब डाटा जो हमने ऊपर पढ़ा ना स्थानीयकरण, तो इसमें वो किया जाए और व्यक्तियों को पूर्ण गोपनीयता सुरक्षा प्रदान की जाए। ठीक है, भारत में इन सभी मुद्दों के मूल्यांकन के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति या व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल इसकी समीक्षा जो है कर रही है अभी। उसके बाद गतिशील और अनुकूलन नियामक ढांचा, तेजी से जो विकसित होने वाली जो भी प्रौद्योगिकी है उसमें अग्रणी रहने और प्रतिस्पर्धी व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए विनियामक ढांचे को एकीकृत करना, उसे लचीला बनाना, गतिशील और सामाजिक परिवर्तन को अपनाने में सक्षम होने वाला होना चाहिए। ठीक है, कमियों और अंतराल को समाप्त करना, जो बिग टेक कंपनियां हैं उनका जो विनियमन है उसको अधिक व्यापक और कुशल बनाने के लिए भारतीय तार अधिनियम 1885, मतलब जितने भी सारे अधिनियम हमारे दे रखे हैं इनमें व्याप्त कमियों को क्या है, दूर करना आवश्यक है। उसके बाद साइबर अपराध के से निपटने के लिए सहयोग, प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाता कंपनियां, कानून प्रवर्तन एजेंसियां और अन्य देशों के बीच सहयोग के माध्यम से साइबर जो भी अपराध है और अन्य ऐसे अपराधों का सामना किया जा सकता है जो कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके इसका जो है साइबर अपराधों से निपटा जा सकता है। इसका निष्कर्ष क्या है, भारत जैसे विशाल लोकतंत्र और डिजिटल राष्ट्र के लिए बिग टेक कंपनियों के नियमन हेतु विनियामक ढांचे में संतुलन स्थापित करने की अनिवार्य रूप से आवश्यकता है। ऐसा करके ही भारत में इस क्षेत्र में एक वास्तविक अभिकर्ता के रूप में जो है उभर सकता है। ठीक है, तो उसके बाद ये देख लिया हमने समकारी लेवी। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसके निष्कर्ष में आगे क्या है, यह जो है बिजनेस टू बिजनेस लेन देन तक ही सीमित है और भुगतानकर्ता द्वारा इसका अनुपालन किया जाना क्या है, अनिवार्य होगा। उसके बाद जो वित्त अधिनियम 2000 है उसके माध्यम से जो 2% की एक नई समकारी लेवी, ठीक है, तो 2016 में क्या थी 6% की, तो 2020 से हम एक नई 2% की अलग से समकारी लेवी की शुरुआत कर इसका विस्तार किया गया है। ठीक है, यह लेवी अनिवासी ई कॉमर्स कंपनियों पर अधिरोपित की जाएगी, मतलब जो यहाँ पे पंजीकृत नहीं है, और यह लेवी जो है 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हो चुकी है। ठीक है, इसमें बिजनेस टू कंज्यूमर मतलब व्यवसाय से उपभोक्ता लेन देन दोनों को कवर किया गया है और अप्रवासी ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा इसका अनुपालन किया जाएगा। अन्य संबंधित तथ्य अगर देखें हम, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव इसके द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई जिसमें जो भारत का डिजिटल सर्विस टैक्स है DST है, जिसे भारत में समकारी लेवी के रूप में भी जाना जाता है, अमेरिकी कंपनियों के प्रति क्या है, भेदभावपूर्ण रहा है, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है, इस प्रकार भारत सरकार का यह कदम संयुक्त राज्य जो अमेरिका है उसके व्यापार अधिनियम 1974 इसकी धारा 301 के तहत कार्रवाई योग्य है। ठीक है, मतलब भेदभावपूर्ण है, वो देखेंगे अभी हम कैसे। तो US ट्रेड एक्ट की धारा 301 में क्या है, जो भी USTR है उसको अपने व्यापार भागीदारी की ऐसी नीतिगत कार्रवाई की जांच करने का अधिकार देती है जो अनुचित या भेदभावपूर्ण हो और अमेरिकी कंपनी को प्रभावित करती हो। ऐसी स्थिति में यह धारा क्या कहती है कि कार्रवाई का कोई भी प्रावधान करती है जिसमें प्रशुल्क आधारित और गैर प्रशुल्क आधारित दोनों कार्रवाई क्या है, शामिल है इसमें। इस रिपोर्ट के अगर निष्कर्ष की बात करें तो भारत सरकार द्वारा आरोपित जो समकारी लेवी हैं
वो भेदभावपूर्ण है, क्योंकि यह केवल गैर भारतीय डिजिटल सेवा प्रदाताओं उन पर लागू होती है, ठीक है, जो मतलब भारत के नहीं है। अमेरिकी कंपनियों को DST के तहत एक अतिरिक्त कर के बोझ का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। यह लेवी उन कंपनियों पर एक नियम कॉरपोरेट टैक्स आरोपित करती है जिनकी जो भारत में भौतिक उपस्थिति नहीं है, जो भारत में मतलब रह नहीं रहे, बाहर से जो है व्यापार कर रहे हैं। क्योंकि इस समकारी लेवी का क्षेत्राधिकार भारत से बाहर स्थित कंपनियों पर भी है, अतः यह लेवी अंतर्राष्ट्रीय कर सिद्धांतों का भी उल्लंघन कर रही है। मतलब जो बाहर रह रहा है उस पर भी जो है एक 2% की लेवी जो है चल रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से अब इसके बारे में भारत ने क्या प्रतिक्रिया दी है कि जो समकारी लेवी है वो भेदभावपूर्ण नहीं है, बल्कि यह ई-कॉमर्स गतिविधियों के संबंध में उन संस्थानों अथवा कंपनियों के मध्य एक समान स्थितियाँ, मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध करवाने पर केंद्रित है। जो संस्थाएं जो भारत आधारित संस्थाएं हैं, जो मतलब इंडिया में स्थित हैं, भारत में स्थित हैं, और जो भारत आधारित नहीं है और भारत में उनके स्थायी प्रतिष्ठान भी नहीं है, ठीक है, ये उनके लिए है। उसके अलावा भारत आधारित ई-कॉमर्स कंपनियां पहले से ही भारत बाजार से प्राप्त जो राजस्व है उसके लिए भारत में करारोपण, मतलब जो टैक्सेशन है उसके अधीन आती हैं, ठीक है। यह लेवी किसी भी अमेरिकी कंपनी के साथ भेदभाव नहीं करती, क्योंकि यह कंपनी के आधार वाले देश से निरपेक्ष सभी अनिवासी ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए समान रूप से लागू है। इसके अतिरिक्त यह लेवी है जो वो क्षेत्राधिकार का भी उल्लंघन नहीं करती है, क्योंकि यह केवल उन अनिवासी कंपनियों पर लागू है जो भारत से राजस्व प्राप्त करती हैं, ठीक है। उसके बाद भारत सरकार ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि समकारी लेवी को जो BEPS है उसके विरुद्ध अतिरिक्त सुरक्षोपाय के रूप में भी देखा जा सकता है। यह निष्पक्ष स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने और सरकार की क्षमता का उपयोग करने में भी क्या कर रही है, सहायता कर रही है। उसके अलावा जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेट्स MNCs हैं वो किसी देश के कर नियमों में विद्यमान कमियों और बेमेल असंतुलन का अनुचित लाभ उठाते हुए अपने लाभ को जो निम्न कर है या शून्य कर है उस ऐसे देशों में स्थानांतरित करते हैं, जो BEPS कहा जाता है, ठीक है। BEPS हमने देखा था दूसरे देशों में जाके टैक्स पे करना, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थोड़ी देर में मैं ये दोनों बचे हुए कर दूंगा आर्टिकल अपलोड। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड if you like the channel, subscribe and have a good day.